दोस्तों आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। मैं संतोष कुमार आपको आज पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ कि आखिर ईरान के शहर करमन में बीते हुए 3 जनवरी को जो विस्फोट हुआ था, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या कर दिया गया, आखिर उसके पीछे कौन है। पूरा विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैप को देखते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत और हमारे देश भारत से पश्चिम दिशा में यहाँ पर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर स्थित है बलूचिस्तान, और ये है ईरान, ये है अफगानिस्तान। यानी कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का सीमा ईरान के साथ भी साझा होता है यहाँ पर। और एक पिछला वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर चूंकि चीन है, यहाँ पर क्या है, चाइना है, तो किस तरीके से चाइना का जो व्यापारिक मार्ग है, जो CPEC है, उसके थ्रू पाकिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू ईरान यहाँ स्मगलिंग के थ्रू चीन और उत्तर कोरिया से हथियार पहुँचता है। वो तो खैर एक अलग मुद्दा है, और वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर चलिए बात करते हैं। ये ईरान है, और ईरान का ये जो राज्य है, ये जो स्टेट है, जो ईरान का दक्षिण पूर्वी भाग है, इसका नाम है सिस्तान बलूचिस्तान। यानी आप देख सकते हैं जो बलूचिस्तान नाम का राज्य है वो ईरान में भी है और पाकिस्तान में भी है। चलिए आगे कुछ और लोकेशन को देखते हैं। यहाँ पर है इराक, यानी इराक और ईरान का एक लंबा सीमा साझा होता है। ये फारस की खाड़ी है, F4 फारस की खाड़ी। ये है तुर्की है, यहाँ पर है सीरिया। ये है जॉर्डन, J4 जॉर्डन। ये इजराइल है यहाँ वाला, ये जो लोकेशन है। ये है लेबनान, L4 लेबनान ये है। ये सीरिया है, और ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है, जबकि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को कंबाइंड रूप से कहा जाता है फिलिस्तीन। ये लाल सागर है। ये यमन है, ये O फॉर ओमान है, ये UAE है, और H मतलब हुती। यमन का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर हुती विद्रोहियों का कंट्रोल है, और हुती विद्रोहियों को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा। अब देखिए 3 जनवरी को क्या हुआ था। 3 जनवरी को ईरान का एक स्टेट है करमन, जो ईरान का सबसे दक्षिण पूर्वी स्टेट है सिस्तान बलूचिस्तान, ये वाला। इसके आगे यहाँ पर जो लोकेशन है ये करमन स्टेट का है। करमन स्टेट में ही एक सिटी है, एक शहर भी है, उसका भी नाम करमन ही है, करमन स्टेट में। तो इस करमन शहर में ही 3 जनवरी 2024 को, यानी कुछ दिन पहले, 2 लगातार बम विस्फोट होता है, जिसको आप सीरियल ब्लास्ट कह सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर कासिम सुलेमानी का मजार है, अब कासिम सुलेमानी कौन है उस मुद्दा पर आगे बात करेंगे। तो कासिम सुलेमानी के मजार के पास यहाँ 2 लगातार विस्फोट हुआ, 100 से भी ज़्यादा लोगों का हत्या कर दिया गया। तो उसके पीछे कौन है, चलिए समझते हैं। अब देखिए ईरान की अगर बात किया जाए तो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। ये जो कुछ भी हुआ इसके बाद इब्राहिम रईसी का ये बयान आया कि इसके पीछे इजराइल है। अब इजराइल के ऊपर इतना बड़ा आरोप ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के द्वारा क्यों लगाया गया, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। एक तो कारण यह है कि अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, यानी शुरुआती दिनों से ही इजराइल और ईरान में एकदम ही नहीं बनता था। जबकि अगर हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए, जब से गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, और चूंकि जो हमास है जो गाजा पट्टी में लड़ रहा है उसको सपोर्ट करता है ईरान, तो इस वजह से भी इजराइल और ईरान के बीच जो संबंध है हाल फिलहाल के दिनों में ख़राब है। इसके अलावा चूँकि यहाँ जो युद्ध चल रहा है, यानी गाजा पट्टी में जो इजराइल हमास के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये युद्ध धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट हुआ है लाल सागर में। लाल सागर में हो क्या रहा है, लाल सागर के द्वारा जो शिप्स गुजर रही हैं, जो समुद्री जहाज यहाँ से गुजरता है, उस पर हुतियों के द्वारा हमला कर दिया जा रहा है। तो क्या सभी के ऊपर, क्या सभी शिप के ऊपर तो नहीं, जो इजराइल और इजराइल से संबंधित जहाज है उसके ऊपर यमन के पश्चिमी भाग को कंट्रोल करने वाले हुतियों के द्वारा अटैक किया जा रहा है, और इन हुतियों को समर्थन देता है ईरान। यानी इजरायली जहाज़ों पर जो हमला हो रहा है उसके पीछे इनडायरेक्ट रूप से ईरान है। तो ये कुछ ऐसा कारण है जिस वजह से ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एक चीज़ और, 25 दिसंबर 2023 को क्या हुआ, 25 दिसंबर 2023 को, ये चूँकि सीरिया है, सीरिया का कैपिटल है दमास्कस, जिसको हिंदी में दमिश्क कहते हैं। यहाँ पर इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है, इजरायली डिफेंस फोर्स IDF, उसके द्वारा हमला किया जाता है। और यहाँ पर IRGC क्या है मैं जस्ट अभी आपको बताता हूँ। IRGC के एक टॉप कमांडर की हत्या IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा यहाँ पर हमला करके कर दिया जाता है। उसके बाद भी ईरान जो है इजराइल के ऊपर काफ़ी गुस्से में था। ये तो कुछ रिसेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इजराइल के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि करमन में जो धमाका हुआ उसके पीछे इजराइल है।
अब देखिए, अब इसके पीछे है कौन कौन नहीं है, उस पर विस्तार से चर्चा तो होगी ही और आपको समझ में भी आएगा। आप खुद इस वीडियो के लास्ट तक इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। दोस्तों, आगे अब किस तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा तो वो देख लीजिए। पहले हम ईरान के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बाद इराक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सीरिया, उसके बाद तुर्की। तो इस तरीके से धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा ईरान की बात कर लेते हैं। अगर ईरान की बात किया जाए तो ईरान का कैपिटल है तेहरान। 1979 के पहले, क्या 1979 के पहले ईरान एक आधुनिक देश हुआ करता था। यहाँ पर पहलवी राजवंश का शासन था और जो पहलवी राजवंश था वो अमेरिका के इशारों पे काम करता था। लेकिन अगर आज के ईरान की बात किया जाए, ईरान से संबंधित आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ आपको जो महिलाएं हैं, मैक्सिमम महिलाएं बुर्का पहने हुए आपको वहाँ पर दिखेंगे। और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो कुरान पर आधारित है। आखिर ईरान में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? ईरान में 1979 के पहले तो काफ़ी आधुनिकता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1979 में इस्लामिक क्रांति हुआ और इस्लामिक क्रांति के बाद सुप्रीम नेता का कॉन्सेप्ट आता है। आप कुछ ऐसा समझे कि जो मस्जिद के मौलवी होते हैं, यानी कि जो धार्मिक नेता हो गए एक विशेष धर्म समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, वो ही पूरे ईरान को लीड करते हैं। और 1979 में इस्लामिक क्रांति हुआ और सुप्रीम नेता का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये है रूहेला खुमैनी। रूहेला खुमैनी पहले सुप्रीम नेता बनते हैं ईरान के। ये 1979 से 1989 तक इनका शासन रहा। 1989 में रूहेला खुमैनी का हार्ट अटैक से निधन हो जाता है और इनका जो शव यात्रा था उसमें लगभग 1 करोड़ लोग, यानी 1 करोड़ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो इस तस्वीर के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि इनकी लोकप्रियता किस हद तक थी। 1979 से 1989 तक रूहेला खुमैनी का शासन रहा। हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद सैयद अयातुल्ला अली खुमैनी के शासन का शुरुआत होता है और 1989 से लेकर अभी तक 2024, यानी पिछले 35 वर्षों से ईरान को कंट्रोल करते हैं अयातुल्ला अली खुमैनी। तो क्या ईरान में राष्ट्रपति सिस्टम नहीं है? वहाँ पर राष्ट्रपति भी हैं। ईरान के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम रईसी। लेकिन ईरान का शासन किस तरीके से कंट्रोल होता है इसको आप जरा ऐसे समझें। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश में बाकायदा संविधान है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका के हेड कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। एक्चुअली में रियल पावर प्रधानमंत्री के पास है। इसके अलावा विधायिका है कानून बनाने के लिए। इसके अलावा न्यायपालिका भी है, यानी शक्तियों को यहाँ पर बांटा गया है। हमारे देश में, अमेरिका में भी बांटा गया है, इंग्लैंड में भी बांटा गया है। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो जो सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्रित हैं सुप्रीम नेता में, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबके ऊपर है यहाँ पर ईरान में सुप्रीम नेता। अब बात करते हैं कासिम सुलेमानी के बारे में। आखिर कासिम सुलेमानी कौन थे जिनके मजार के पास विस्फोट हुआ था 3 जनवरी 2024 को? तो देखिए, ईरान की अगर बात किया जाए तो ईरान शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 2 सेना है। कितना सेना है? 2 सेना है। किसी भी देश का जो ट्रेडिशनल आर्मी होता है उस तरह का आर्मी ईरान के भी पास है, लेकिन ईरान के पास एक स्पेशल फोर्स है जो वहाँ की सेना से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान में 2 सेना है। एक्चुअली ईरान का जो IRGC है इसका फुल फॉर्म हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुआ था खुमैनी के द्वारा, रूहेला खुमैनी के नेतृत्व में, उस इस्लामिक क्रांति की रक्षा करना ही IRGC का मुख्य कर्तव्य है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो IRGC है, IRGC का 5 ब्रांच है और 5 ब्रांच में जो कुद्स फोर्स हैं, इसी कुद्स फोर्स के हेड थे, कमांडर थे कासिम सुलेमानी। अब कुद्स फोर्स का क्या कार्य है जरा वो समझिए। चूंकि ये ईरान का सीमा है, ईरान के सीमाओं के बाहर ईरान जो भी ऑपरेशन करता है उसमें कुद्स फोर्स का ही जिम्मेदारी होता है। यानी कि ईरान के बाहर जो भी ऑपरेशन है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना हो, जैसे कि यहाँ पर हुती को सपोर्ट करना हो, यहाँ पर हमास को सपोर्ट करना हो, या लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना हो, तो ये कुछ ऐसा बेसिक और बुनियादी बात है जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ अन्य बातों को किया जाए तो थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ईरान में 90 से 95% शिया है। अगर विदेशी समर्थन की बात करें कि ईरान को कौन देश समर्थन देता है, कौन देश समर्थन नहीं देता है, तो चूंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1979 में इस्लामिक क्रांति हुआ, इसके पहले यहाँ पहलवी वंश का शासन था और यहाँ के जो शासक थे वो अमेरिका के पपेट थे, यानी कि उनके कठपुतली थे।
लेकिन जब इस्लामिक क्रांति हुआ, खुमैनी शासन का शुरुआत हुआ, उसके बाद अमेरिका इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जबकि अगर इसके दोस्तों की लिस्ट की बात किया जाए तो इसके फ्रेंड में हैं रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया, और अमेरिका के द्वारा कहा भी जाता है रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान शैतानों की धुरी है। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये कुर्द जाति के लोग हैं। अब कुर्द जाति कहने का मतलब है इनका एक अलग विशेष पहचान है, इनका नैन नक्श आसपास के अन्य क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनसे अलग है, इनका पहनावा अलग है, इनका भोजन का स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंस है, एक अलग तरह का इनका डांस वगैरह है, यानी कि पूरा का पूरा इनका जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है और बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है। और ये जो लोग हैं इनको कहा जाता है कुर्द। क्या? कुर्द। अब ये जो कुर्द लोग हैं ये कहाँ कहाँ रहते हैं? तो इराक का जो ये हिस्सा है, यानी इराक का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर कुर्द रहते हैं। और ईरान का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उसमें भी स्पेशली जो इराक के साथ सीमा साझा होता है जहाँ पर, यहाँ पर कुर्दों की आबादी है। इसके अलावा ईरान का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है यहाँ भी कुर्द रहते हैं। सीरिया का जो ये उत्तर पूर्वी लोकेशन है यहाँ भी कुर्द जाति के लोग रहते हैं। जबकि तुर्की का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है ये वाला, यहाँ भी कुर्दों की आबादी है। यानी ये जो पूरा का पूरा लोकेशन दिख रहा है यहाँ पर कुर्दों की आबादी है। यहाँ पर पूरी दुनिया में अगर कुर्दों की आबादी की बात किया जाए तो लगभग 3 करोड़ कुर्दों की आबादी है, 3 से 3.5 करोड़, जो मुख्यतः 4 देश तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में फैले हुए हैं। यहाँ पर एक देश है ईरान के ऊपर और तुर्की के पूरब साइड में आर्मेनिया, यहाँ भी कुर्दों की आबादी है। सबसे ज़्यादा जो कुर्द है, चूँकि कुल कुर्दों की आबादी लगभग 3 से 3.5 करोड़ के बीच है, सबसे ज़्यादा कुर्द तुर्की में रहते हैं। तुर्की में एक अनुमान है कि 1.5 से 2 करोड़ तक की इनकी संख्या है। उसके बाद ईरान है, लगभग 90 लाख से 1 करोड़ जो कुर्द हैं वो ईरान में रहते हैं, यहाँ पर इस लोकेशन में और इस लोकेशन में। जबकि इराक में भी इनकी संख्या अच्छी खासी है, लगभग 80 से 90 लाख, जबकि लगभग 35 से 40 लाख कुर्द सीरिया में रहते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर कुर्दों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। देखिए, कुर्द ईरान में भी है। टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि करमन में जो विस्फोट हुआ उसके पीछे आखिर है कौन, तो इसके पीछे कौन होगा? जो ईरान का दुश्मन होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईरान का जो दुश्मन है वो ईरान के सीमा में भी है, 2 लोकेशन पे, एक लोकेशन यहाँ पर और एक लोकेशन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय हैं, यहाँ पर भी कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय हैं जिनका ईरान के IRGC के साथ कन्फ्लिक्ट चलते ही रहता है। तो संभावना यहाँ भी हो सकता है। आखिर यहाँ पर कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय रहा है? तो यहाँ पर सक्रिय रहा है PJAK, कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी। ये कुर्दों के हितों के लिए काम करने वाला संगठन है। अगर कुर्द लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैक्सिमम जो कुर्द लोग हैं, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया यहाँ पर इनका स्थिति है। तो कुर्द लोगों का एक सोच है कि अलग हम अपना एक देश बनाएं। तो कुर्दों के नज़रिया से देखा जाए तो PJAK यानी कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जबकि अगर दुनिया की नज़र से देखा जाए, मीडिया की नज़र से देखा जाए तो ये आतंकवादी संगठन है। इनका भाई अपना अलग सोच है कि हमारा एक अलग देश बने, हमें विशेष तरह का छूट मिले, जबकि ईरान की सरकार के द्वारा इनकी जो भी मांगे हैं उसको अभी तक दबाया जाता रहा है। तो कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी की अगर बात किया जाए तो इसका IRGC जो ईरान का सेना से भी ज़्यादा पावरफुल संगठन है ईरान में, तो इसके साथ कई बार संघर्ष हुआ है PJAK का, जिसमें बहुत सारे जो IRGC के लोग हैं वो मारे भी गए थे। तो आप समझ सकते हैं ईरान का एक दुश्मन ईरान के अंदर भी। अब चूंकि PJAK ईरान का दुश्मन है तो PJAK को जाहिर सी बात है बाहर से भी सपोर्ट मिलता होगा। तो बाहर से इसको सपोर्ट दिया जाता है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए, अगर पिछले 12-13 वर्षों से देखा जाए तो ये संगठन काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो गया है। ये जो सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र है यहाँ पर जैसुल अदल नाम का सुन्नी आतंकवादी संगठन सक्रिय है। कहाँ पर? ईरान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। चूँकि यहाँ पर सुन्नी आबादी भी ठीक ठाक है और सुन्नी तो है ही, साथ ही साथ ये लोग बलूच भी हैं, तो इनका अपना अलग मांग है। यानी कि ईरान का ये जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ सक्रिय है। और यहाँ पर जो जैसुल अदल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने कई बार IRGC के लोगों पर हमला किया है और IRGC के कई सारे जो कमांडर हैं, जो सैनिक हैं, उनकी हत्या भी किया गया है जैसुल अदल के द्वारा। तो इस तरीके से ईरान के सीमा के अंदर ही ईरान के 2 दुश्मनों के बारे में अभी मैंने आपको बताया। एक है PJAK
जिसका लोकेशन एक ज़माने में यहाँ था, लेकिन लगभग अब ये निष्क्रिय हो चुका है। अब ये आगे इराक की तरफ शिफ्ट हो गया है। और दूसरा है जैसुल अदल, और जैसुल अदल की ही तरह कुछ अन्य छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान राज्य में सक्रिय हैं। दोस्तों चलिए अब आगे हम बात करते हैं इराक के बारे में। इराक ईरान का पड़ोसी देश है। ईरान के पश्चिम दिशा में इराक स्थित है। 2003 के पहले तक यहाँ पर सद्दाम हुसैन का शासन था। सद्दाम हुसैन वहाँ के प्रेसिडेंट थे इराक के, और ये तानाशाह भी थे। अगर इराक की पॉपुलेशन की बात किया जाए, इराक की आबादी की बात किया जाए, तो यहाँ 60% शिया पॉपुलेशन है, जबकि 30% पॉपुलेशन सुन्नी है। और चूँकि शिया सुन्नी की अगर बात किया जाए तो इस्लाम के ये दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं। इसके अलावा लगभग 10% जो आबादी है इराक देश का, वो यजीदी है। यजीदी एक बिल्कुल ही अलग धर्म है। यजीदी धर्म की जो बहुत सारी परंपराएं हैं वो हिंदू धर्म से भी काफ़ी हद तक मेल खाती हैं। जैसे कि ये जो मंदिर नुमा आपको संरचना दिख रहा है, ये यजीदी धर्म का धार्मिक स्थल है। तो ये तो कुछ बात हो गया कि आखिर अलग अलग धर्म के लोगों का जो आबादी है यहाँ पर क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में। 2003 के बाद से लेकर अभी तक अमरीकी फ़ौज यहाँ पर विद्यमान है। अभी लगभग 6000 अमरीकी सैनिकों की उपस्थिति इराक में है। 2003 के पहले जो यहाँ शासक थे सद्दाम हुसैन, वो सुन्नी थे, जबकि इराक एक शिया बहुल आबादी वाला देश है। 2003 के बाद जब अमेरिका यहाँ पर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया, यानी कि अमेरिकी फ़ौज यहाँ पर अस्थायी एक डेरा अपना जमा लिया, उसके बाद यहाँ पर चूंकि नया संविधान का भी निर्माण हुआ, और 2003 के बाद से जो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, चूंकि बाकायदा वहाँ पर चुनाव भी होता है, लेकिन अमेरिका का प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यानी दूसरे शब्दों में आप कहें तो यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो भी हो वो एक अलग मुद्दा हो गया। इराक में लेकिन 2003 के बाद जो भी प्रधानमंत्री बने वो शिया समुदाय से ही बने। चूंकि 2003 के बाद से इराक में जो भी प्रधानमंत्री बने वो शिया समुदाय से ही रहे हैं, इस वजह से इराक और ईरान का जो संबंध है काफ़ी बेहतर हो चुका है। जबकि अगर 2003 के पहले की बात किया जाए, जब सद्दाम हुसैन के शासन का दौर था इराक में, तो उस समय इराक और ईरान का संबंध काफ़ी खराब दौर से गुजर रहा था। इराक की अगर बात करें, यहाँ का जो ऊपर का लोकेशन है, यहाँ पर कुर्दों की आबादी है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुर्द जाति के लोग रहते हैं, जो मुख्यतः तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में है। इसके अलावा आर्मेनिया में भी इनकी एक ठीक ठाक संख्या है। इराक का जो उत्तर का ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कुर्दिस्तान कहा जाता है। तो ओवरऑल जो कुर्दों की आबादी है उस हिसाब से देखा जाए तो इराक का जो ये हिस्सा है दक्षिणी कुर्दिस्तान कहलाता है। लेकिन अगर इराक के नज़रिए से देखा जाए तो इराक का जो ऊपरी हिस्सा है ये कुर्दिस्तान है। कुर्दिस्तान काफ़ी विशेष है। कुर्दिस्तान विशेष इस वजह से है चूँकि ये जो कुर्दिस्तान है यहाँ वाला, ये है तो इराक का ही हिस्सा, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता मिला हुआ है। 2005-06 में यह स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। चूँकि 2003 के बाद से अमेरिकी सेना भी यहाँ विद्यमान है, तो ये जो कुर्दिस्तान क्षेत्र है यहाँ पर, ये जो कुर्दिस्तान क्षेत्र यहाँ पर है, इसको स्वायत्त क्षेत्र घोषित करने में अमेरिका का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। हालांकि इराक में सद्दाम हुसैन का जब शासन समाप्त हुआ, उसके बाद बाकायदा यहाँ पर एक संविधान भी बना। उस संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर शासन व्यवस्था चलता है, लेकिन वो नाम मात्र का है। अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। 2005-06 में इराक के संविधान के द्वारा इस कुर्दिस्तान क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया। देखिए, स्वायत्त क्षेत्र कहने का क्या मतलब है? स्वायत्त क्षेत्र कहने का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र किसी भी देश में जिसको बहुत ज़्यादा विशेष तरह का छूट हो। अब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो हिस्सा है कुर्दिस्तान, ये वाला हिस्सा, ये है तो इराक का ही हिस्सा, लेकिन यहाँ पर अलग राष्ट्रपति भी हैं, इसका अपना सेना भी है जिसको पेशमर्गा कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना विशेष क्षेत्र है, और अमेरिकी सरकार के द्वारा कुर्दिस्तान को अभी भी फंडिंग किया जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि अगर अभी की स्थिति की बात किया जाए तो इराक में 6000 अमेरिकी सैनिक भी है। इराक के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शिया अल सुदान, उनका भी शासन है, और इराकी फ़ौज उनके कंट्रोल में है। यानी इराक का जो अपना फ़ौज है वो इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदान उनके नियंत्रण में है। और इराक का जो उत्तर वाला ये हिस्सा है ये कुर्दिस्तान है। कुर्दिस्तान का अपना अलग सेना भी है जिसको पेशमर्गा कहा जाता है, और इस क्षेत्र के अलग राष्ट्रपति भी है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ISIS और ISIL के बारे में। वर्ष 2010-11 में ISIS और ISIL
का शुरुआत लगभग हो जाता है। ISIS का फुल फॉर्म हुआ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जबकि ISIL की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म हुआ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट। पहले आप ये समझे कि लेवेंट का क्या मतलब हुआ। चूंकि ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्सा में जो देश आपको दिख रहा है, जैसे कि ये L4 लेबनान, ये वाला, ये इजराइल, ये गाजा पट्टी, और ये हो गया वेस्ट बैंक, ये जॉर्डन, ये सीरिया, तो ये जो देश है इन्हीं को कहा जाता है लेवांट। ISIL मुख्यतः इराक में सक्रिय था, जबकि ISIS का जो सक्रियता था वो सीरिया में था। ISIS का ही हिस्सा था, उसी का एक ब्रांच आप कह सकते हैं ISIL था। ISIS और ISIL जो टेररिस्ट ग्रुप था, इनका समाप्ति सीरिया और इराक से लगभग हो चुका है, लेकिन छिटपुट रूप से सीरिया में और इराक में ये लोग अभी भी सक्रिय हैं। और ISIS का मकसद क्या था? ISIS का मकसद था इस पूरे रीजन में इस्लामिक स्टेट को स्थापित करना, हालांकि उनका जो मंसूबा था वो पूरा नहीं हो पाया। ISIL का समाप्ति इराक से लगभग 2017 में ही हो चुका है। ISIL का जो समाप्ति हुआ इराक से, आखिर उसके समाप्ति में किसका किसका रोल था? तो ISIL के अगेंस्ट ऑपरेशन चलाया इराकी आर्मी ने, यहाँ पर ISIL के खिलाफ ऑपरेशन चलाया अमेरिका ने, साथ ही साथ ISIL के खिलाफ IRGC ने भी ऑपरेशन चलाया था। देखिए आज के वीडियो का क्या हेडिंग था? आज के वीडियो का हेडिंग यही है कि यहाँ ईरान के शहर कर्मन में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके पीछे कौन है, और ये किसके मजार के पास विस्फोट हुआ था 3 जनवरी 2024 को? तो IRGC के पूर्व जो हेड कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनके मजार के पास ये बम विस्फोट हुआ था। हम बात कर रहे हैं ISIL जो टेररिस्ट ग्रुप था उसका समाप्ति के बारे में। उसको इराक से समाप्त करने में IRGC की भी भूमिका थी, कासिम सुलेमानी की भी भूमिका थी, यानी ईरान का भी भूमिका इराक से ISIL के समाप्ति में था। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ISIL जो अभी भी छिटपुट रूप से बचा हुआ है, हालांकि मोटे तौर पर समाप्त हो चुका है, उसको समाप्त करने में ईरान का भी भूमिका था। यानी ईरान का एक दुश्मन यहां भी है जो अभी भी छिटपुट रूप से बचा हुआ है। कुछ और बातों को कर लेते हैं इराक के बारे में। अगर इराक को देखा जाए तो इराक के फ्रेंड कौन है? इराक के फ्रेंड हो गए ईरान। क्यों? थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया, क्योंकि 2003 के बाद जो भी प्रधानमंत्री इराक में बने हैं वो शिया समुदाय से हैं, इस वजह से इराक और ईरान फिलहाल फ्रेंड है। जबकि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था में परिवर्तन आया, सद्दाम हुसैन का शासन समाप्त हुआ, 2005 में नया संविधान बना, तो इस वजह से इराक का एक खासम खास फ्रेंड अमेरिका भी है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इराक तुर्की से क्यों नाराज है। देखिए ये जो रीजन है ये है कुर्दिस्तान। ये रीजन क्या है? इराक का ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, ये कुर्दिस्तान है। यहाँ पर तुर्की के द्वारा कई सारे इलीगल आर्मी बेसिस का निर्माण किया गया है यहाँ पर। अब क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो रीजन आपको दिख रहा है, यानी इराक और ईरान का जो बॉर्डर वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर कांडिल की पहाड़ी है। क्या? यहाँ पर कांडिल पहाड़ी है। फिर से इराक और ईरान का ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर कांडिल पहाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर पीके के टेररिस्ट ग्रुप रहते हैं। तो उन पीके के टेररिस्ट ग्रुप की समाप्ति के लिए तुर्की के द्वारा इराक के उत्तर का ये जो हिस्सा जो कुर्दिस्तान है, यहाँ पर कई सारे इलीगल आर्मी बेसिस का निर्माण किया गया है। और अभी दिसंबर 2023 यानी लगभग 1 महीना पहले का ही खबर है कि पीके के जो टेररिस्ट ग्रुप है जो कांडिल पहाड़ी में रहता है, और कांडिल पहाड़ी इराक और ईरान के बॉर्डर पर है, तो कांडिल पहाड़ियों में रहने वाले पीके के टेररिस्ट ग्रुप के आतंकियों के द्वारा जो यहाँ पर तुर्की सेना विद्यमान है कुर्दिस्तान में, उनके ऊपर हमला किया गया और 12 तुर्किश सैनिकों की हत्या भी कर दिया गया। तो चूंकि तुर्की ने यहाँ पर जो बेस बनाया है, जो आर्मी का बेस बनाया है, बहुत सारा बेस बनाया है, उसके लिए इराक के सरकार से परमिशन नहीं लिया है। तो जाहिर सी बात है तुर्की से इराक इस वजह से काफ़ी नाराज भी है और काफ़ी गुस्सा में भी है। दोस्तों थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये बताया कि ये जो लोकेशन है, ये वाला, ये जो लोकेशन है यहाँ, ये ऐसे, यहाँ पर कुर्द लोगों की आबादी है। यानी कुर्द लोग 4+1 5 देश में निवास करते हैं, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान और आर्मेनिया में। कुर्दों का सबसे बड़ा डिमांड है एक अलग देश का निर्माण करना, यानी एक अलग देश कुर्दिस्तान का निर्माण करना। दोस्तों अगर कहानी को थोड़ा सा पहले चलकर समझा जाए तो अभी का जो तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है, यहाँ पर इजराइल है, जॉर्डन है, इराक है और सऊदी अरब का मैक्सिमम पार्ट, ये एक ज़माने में यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है
और कई सारे छोटे छोटे देशों का अस्तित्व सामने आता है। जैसे कि अगर बात किया जाए इराक का और सऊदी अरब का, तो इनका अस्तित्व सामने आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जबकि सीरिया हो गया, लेबनान है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, जॉर्डन है, जो इनका अस्तित्व है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सामने आता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले ये पूरा जो लोकेशन था, इसको छोड़कर, ईरान को छोड़कर, ये पूरा का पूरा जो लोकेशन था ये ऑटोमन साम्राज्य था। अगर कायदे से देखा जाए, चूंकि ये पूरा का पूरा जो रीजन है यहाँ पर कुर्दों की आबादी है, लगभग 3 से 3.5 करोड़ कुर्द लोग अभी रहते हैं, तो कुर्दों का यहाँ पर जमावड़ा है। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि ये जो ऑटोमन साम्राज्य था, चूंकि इतने सारे देशों का अलग अलग समय में निर्माण हुआ, तो चाहिए ये था जब अलग अलग देश बन रहे थे प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, तो यहाँ पर एक अलग कुर्दिस्तान को भी बना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया और एक विवाद छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ये कुर्दिस्तान क्षेत्र है यहाँ पर कई तरह का विद्रोह शुरू हो गया और अलग कुर्दिस्तान का जो सबसे बड़ा मांग उठाया गया, उसके लिए जो सबसे बड़ा विद्रोह किया गया, हिंसक विद्रोह किया गया, वो किया गया पीकेके के द्वारा। अगर पीकेके का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। अब आप कहिएगा पीकेके का जो फुल फॉर्म है कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, तो पी का मतलब तो कुर्दिस्तान, के का मतलब वर्कर, के का मतलब पार्टी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये जो शॉर्टकट है ये कुर्दिश भाषा का शॉर्टकट है और यहाँ जो फुल फॉर्म है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। तो कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी सबसे बड़ा मुहिम चलाया है अलग कुर्दिस्तान के लिए। अगर कुर्दों की सबसे बड़ी आबादी की बात किया जाए तो कुर्दों का सबसे बड़ा आबादी तुर्की में है। तुर्की का ये जो लोकेशन है, तुर्की का दक्षिण और पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुर्द रहते हैं, लगभग 1.5 से 2 करोड़। तो कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का शुरुआत यहीं से होता है अब्दुल्ला ओजलान के द्वारा 1978 में, और ये मांग करते हैं अलग कुर्दिस्तान देश का, क्योंकि पीकेके के द्वारा अलग कुर्दिस्तान की मांग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हिंसा का शुरुआत हो जाता है और ये हिंसा 1984 से शुरू हो जाता है। तुर्की की जो सेना थी उसके द्वारा पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के जो भी लोग थे उनको बुरी तरीके से कुचला गया। जब से ये हिंसा का शुरुआत हुआ 1984 से, यानी तुर्की की सेना बनाम पीकेके, उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग 35-40 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि पीकेके का शुरुआत इस रीजन में हुआ था, तुर्की में हुआ था, लेकिन पीकेके के खिलाफ जब तुर्की की सेना ने अभियान चलाया तो पीकेके ने अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लिया इराक का ये जो हिस्सा है, इराक का, चूँकि ये हिस्सा कुर्दिस्तान कहलाता है, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया है। तो कुर्दिस्तान का वो क्षेत्र, यानी इराक के कुर्दिस्तान का वो क्षेत्र जिसका सीमा ईरान के साथ साझा होता है, यहाँ पर कांडील की पहाड़ी है। तो ये जो कांडील की पहाड़ी है, इसी कांडील की पहाड़ी में वर्तमान समय में भी पीकेके का हेडक्वार्टर है और पीकेके यहीं से ऑपरेट होता है। दोस्तों, थोड़ा देर पहले मैंने अभी आपको ये बताया था कि इराक का ये जो रीजन है, चूँकि ये रीजन इराक का कुर्दिस्तान है, यहाँ पर तुर्की की सेना ने कई सारे इलीगल आर्मी बेसेस बना रखे हैं। और वो क्यों बना रखे हैं? वो इसलिए बना रखे हैं ताकि वो पीकेके के खिलाफ ऑपरेशन चला सके। और पीकेके जो टेररिस्ट ग्रुप है कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इस रीजन में, इराक में ही है, लेकिन ईरान के बॉर्डर पर है, कांडील पर्वत जो कुर्दिस्तान क्षेत्र में है, इराक में। दोस्तों, थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये बताया कि कुर्दों की जो आबादी है इस पूरे रीजन में, जो मुख्यतः 4 देशों में फैला हुआ है, लगभग 3 से 3.5 करोड़ के आसपास है। यानी 3 से 3.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं। कुर्दों के हितों के लिए काम करने वाला जो सबसे प्रमुख संगठन है वो है पीकेके, और इसका शुरुआत हुआ था तुर्की से। हालांकि इसके बाद इसने हिंसक रास्ता भी अपनाया और वर्तमान समय में बहुत सारे देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, तुर्की के द्वारा पीकेके को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। और पीकेके का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर है। पीकेके से जुड़े हुए अन्य संगठन की बात अब करते हैं। पीकेके से जुड़ा हुआ एक अन्य संगठन है YPG, जिसका फुल फॉर्म होता है कुर्दिश पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट। इसका स्थापना किया गया था 2004 में। और कहां पर इसका स्थापना हुआ था? तो यह स्थापना हुआ था सीरिया में। और अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो YPG एक बहुत ही पावरफुल गोरिल्ला संगठन है। अमेरिका इसको फुल सपोर्ट भी करता है। और YPG की जो ताकत है, जो शक्ति है, आप इसका अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि पूरे सीरिया का जो ये मैप आपको दिख रहा है, इसका जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है, यहाँ पर YPG का फुल कंट्रोल है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं
कि वाईपीजी का यहाँ पर सरकार भी है। अमेरिका ने इस रीजन को ऑटोनोमस रीजन भी घोषित करवा दिया था 2012-13 में ही। तो आप समझ सकते हैं कि वाईपीजी यहाँ पर कितना शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सीरिया के बारे में। ये आपको लोकेशन दिख रहा है सीरिया का, इसका कैपिटल है दमास्कस। सीरिया के बारे में जो खास बात यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सीरिया में हुआ गृह युद्ध। सिविल वार सीरिया में स्टार्ट हुआ था 2011 में। किसके खिलाफ? बशर अल असद के सरकार के खिलाफ। वर्तमान समय में यानी 2024 में भी सीरिया में बशर अल असद की ही सरकार है। जब ये गृह युद्ध शुरू हुआ था 2011 में, जिसके बहुत सारे कारण हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि बहुत सारा, तो ये जो गृह युद्ध शुरू हुआ सीरिया की सरकार के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ, इस पूरे रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रुप है वो यहाँ पर एक्टिव हो गए और उसी में से एक ग्रुप था ISIS। तो ISIS भी उसी समय लगभग यहाँ पर उभर कर सामने आता है और धीरे धीरे जो ISIS है न सिर्फ सीरिया बल्कि इराक और अन्य क्षेत्रों में भी पांव पसारना शुरू कर देता है। ISIS पूरे दुनिया के सामने ही एक संकट के रूप में सामने आता है, जिससे निपटने के लिए सीरिया का ये जो रीजन है, चूंकि एक तो यहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया था, कई छोटे छोटे विद्रोही गुट यहाँ पर उभर कर सामने आ गए थे, जिसमें सबसे बड़ा था, सबसे शक्तिशाली था ISIS, जो काफ़ी तेज़ी से पांव अपना पसार रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विदेशी ताकतों का यहाँ पर एंट्री होता है, रशिया का यहाँ पर एंट्री होता है, इसके अलावा अमेरिका का भी यहाँ पर एंट्री होता है। यहाँ पर कुल 3 फ्रंट खुल जाता है। कितना फ्रंट? 3 फ्रंट। देखिए, जब गृह युद्ध शुरू हुआ, सिविल वार शुरू हुआ 2011 में सीरिया में, किसका सरकार था? बशर अल असद का। जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो छोटे छोटे बहुत सारे जो ग्रुप है वो उभर कर सामने आए। ISIS उभर कर सामने आया। जो बशर अल असद की सरकार है, बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करने के लिए रशियन सैनिक यहाँ पर पहुँचते हैं, रशियन साजो सामान यहाँ पर पहुँचता है। उसके अलावा ईरान भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए सीरिया पहुँच जाता है। तो एक तरफ था बशर अल असद की फौज, रूस और ईरान, दूसरे तरफ था ISIS जो उस समय तेजी से अपना पांव पसार रहा था, जबकि जो तीसरा गुट था वो था अमेरिका प्लस YPG यानी USA प्लस YPG। YPG कौन है? YPG कुर्दिश लड़ाके हैं जिनका वर्तमान में इस रीजन पे कंट्रोल है। तो इस तरीके से उस दौर में जब गृह युद्ध यहाँ पर शुरू हुआ था 2011 में, उसके बाद बहुत ही जल्द 3 गुट यहाँ पर बन जाते हैं और ये जो गुट आपको दिख रहा है बशर अल असद प्लस रूस प्लस ईरान और ये वाला YPG प्लस USA जिसको SDF भी कहा गया, इन दोनों का मकसद एक ही था, ISIS को समाप्त करना। जो ये वाला गुट था बशर अल असद प्लस रूस प्लस ईरान, इनका भी मकसद था ISIS का समाप्ति, और YPG प्लस USA इनका भी मकसद था ISIS की समाप्ति। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी खून खराबा हुआ और ये काफ़ी एक लंबा दौर चला और इस तरीके से फाइनली ISIS का इस पूरे रीजन से लगभग सफाया हो गया। तो ऐसे में एक बात आप और यहाँ समझने का प्रयास करें। यहाँ दोस्तों आप ध्यान दें, ISIS के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, ISIS के खिलाफ अभियान में ईरान का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था, क्योंकि ईरान के द्वारा भी ISIS के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि ईरान की सरकार ने बशर अल असद की जो सीरियाई गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट दिया था। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि ईरान का एक दुश्मन ISIS भी है। अब आप तो कहिएगा कि ISIS लगभग 2017 में ही समाप्त हो गया, लेकिन छिटपुट रूप से कहीं कहीं कुछ क्षेत्र सीरिया और इराक में ऐसे हैं जहां पर ISIS और प्लस ISIL अभी भी विद्यमान है। तो ईरान में जो कुछ भी हुआ उनके पीछे ISIS और ISIL भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात किया जाए इस वीडियो के लास्ट में कि ईरान के शहर करमन में जो बम ब्लास्ट हुआ था 3 जनवरी 2024 को, आखिर उसके पीछे किसका हाथ है? तो देखिए, जो बहुत सारे मीडिया हाउसेज है या इवन स्वयं ईरान का ये कहना है कि इसके पीछे इजराइल है। तो आपको क्या लगता है कि 100 से भी ज़्यादा निर्दोष लोगों की हत्या बम ब्लास्ट में इजराइल के द्वारा किया जाएगा? वहाँ की जो IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज, या वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, क्या इस तरह का घृणित जो कार्य है इजराइल करेगा? मुझे नहीं लगता है कि ये कार्य इजराइल के द्वारा किया गया होगा। तो उसके बाद अमेरिका इस तरह का कोई कार्य नहीं कर सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर उसको करना ही होता तो या तो ड्रोन अटैक करता या मिसाइल अटैक करता, कुछ इस तरीके का। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन विस्फोटों के पीछे कौन है? क्या ISIL जो छिटपुट रूप से अभी भी है
और ISIS जो छिटपुट रूप से सीरिया में अभी भी एक्टिव है और ISIL छिटपुट रूप से इराक में एक्टिव है, क्या इनका हाथ हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले इनके खात्मे के लिए यानी ISIS और ISIL के खात्मे के लिए ईरान के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। एक सवाल यह भी है कि कुर्दों से जुड़े हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनका यहाँ पर हाथ हो सकता है, जैसे कि PJAK? तो इसका संभावना कम ही लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका भी हाथ हो सकता है।